अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन का टॉपिक स्टडी करेंगे। सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम है क्या? सिंपल पेंडुलम किस तरह से मोशन करता है, इसकी मोशन पे कौन से कंपोनेंट असरअंदाज होते हैं, साथ ही साथ इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और इसकी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम है क्या। बाय डेफिनेशन, an ideal simple pendulum consists of a small, heavy mass suspended to the weightless, inextensible, and flexible string which is fixed to the frictionless support. By definition, हमें ये बात समझ आती है कि एक आइडियल सिंपल पेंडुलम मुश्तमिल होता है एक ऐसे मैस पे जो बहुत छोटा हो लेकिन हैवी हो। दूसरा पॉइंट इसका है कि ये जिस रस्सी से अटैच होगा वो रस्सी वेटलेस हो। मतलब इसका ये है कि उस रस्सी का जो वेट है वो ना होने के बराबर हो। इनएक्सटेंसिबल हो तो स्टूडेंट देखते हैं वेटलेस हो, उसका वजन ना होने के बराबर, इनएक्सटेंसिबल उसके अंदर लचक ना हो, गैर लचकदार, एंड फ्लेक्सिबल। दूसरा पॉइंट क्या है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। विच इज फिक्स्ड, जिसको फिक्स कर दिया गया है, टू द फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ। लेकिन स्टूडेंट प्रैक्टिकली ऐसी अरेंजमेंट हमारे लिए बहुत मुश्किल और नामुमकिन है। तो इस अरेंजमेंट को हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिकली आइडियल सिंपल पेंडुलम एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम सिंपल पेंडुलम के लिए एक ऐसी रस्सी लेंगे जिसका वेट बहुत ही कम हो, इतना कम है कि ये चंद हमारे पास मिलीग्राम में वेट होगा, और इसकी जो लचक है, मीन के एक्सटेंसिबिलिटी है, वो इसमें लचक भी बहुत ही कम होगी। अब इस बात का मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसी रस्सी ले रहे हैं जिसका वेट भी कम रखना है और एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जो है उसमें एक्सटेंशन भी ना होने के बराबर बहुत ही कम है। तो the above mentioned conditions are practically incompatible। तो यही बात ही मैंने कही है कि जो ये अरेंजमेंट है ये प्रैक्टिकली इनकम्पैटिबल है, बिल्कुल नामुमकिन सी है। सो वी यूज लाइट वेट एंड लेस एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो इसके लिए जो हम यूज करेंगे वो स्टूडेंट लेस वेट होगी और लेस एक्सटेंसिबल होगी। मतलब ये लाइट वेट है, बहुत ही कम वेट है मिलीग्राम्स में, एंड लेस एक्सटेंसिबल जिसमें लचक भी ना होने के बराबर है। अब स्टूडेंट आपके सामने डायग्राम मौजूद है। आपने एक रिजिड सपोर्ट ले ली है, ये ऊपर आपको नजर आ रहा है। इसके साथ आपने एक रस्सी ले ली है जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है, यहां से लेके यहां तक। इस रस्सी के साथ एक छोटा सा मैस ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, इसको आपने अटैच किया हुआ है। और ये जो रस्सी है ये गैर लचकदार है। मतलब ये कि इसमें जब मैस को मैं नीचे हैवी मैस को अटैच करता हूं तो इसमें खिंचाव नहीं पैदा होता, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है, ये ऐसे मुड़ सकती है। नेक्स्ट चीज को अब हम देखते हैं कि अरेंजमेंट तो हमें समझ आ गई, ये इसी तरह है, आपको यहां पे भी शो है। इस जगह पे देखें पॉइंट एम, ये बिल्कुल वही फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है, ब्लैक कलर की वही रस्सी है, और ये डॉटेड कलर में आपको ग्रीन कलर में एक नजर आ रही है, ये रिजिड सपोर्ट है। अब मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम देख लेते हैं कि मोशन जो है सिंपल पेंडुलम की वो क्या होगी। तो मोशन जो सिंपल पेंडुलम की है वो सिंपल हार्मोनिक है। हम सबसे पहले ये चीज साबित करें। We consider an object, मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, ऑब्जेक्ट को हम बॉब बोलेंगे, of mass m attached to the light weight and less extensible string। ये लाइन बिल्कुल इस बात की वजाहत है।
ये आपको फिगर के अंदर नजर आ रहा है, ये रस्सी है वही वाली, लेस वेट है, लाइट वेट है, लेस एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। अब फर्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे कि पेंडुलम की लंबाई क्या होगी। तो पेंडुलम की लंबाई आपने कहां से मेजर करनी है स्टूडेंट्स? ये जो रिजिड सपोर्ट है, मतलब ये कि इस फिगर के मुताबिक इस जगह से लेके और सेंटर ऑफ द बॉब लेंगे, बिल्कुल उसका मरकज। अब इस पिक्चर के मुताबिक मरकज इस जगह पे बन रहा है, तो इस पिक्चर को मैं खराब नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैंने साथ पे एक अलग से पिक्चर बनाई हुई है। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम का क्या मतलब है कि मोशन में सबसे पहली जो चीज असरअंदाज होगी सिंपल पेंडुलम में, वो पेंडुलम की लेंथ होगी। दी लेंथ एल, पेंडुलम की जो लेंथ है उसे हम स्मॉल एल से शो करेंगे। ऑफ ए पेंडुलम इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां से ये सस्पेंड लटकाया गया है रस्सी को, टू द सेंटर ऑफ द बॉब, सेंटर ऑफ द बॉब तक। यही वाली बात है, आपने जहां से लटकाया है वहां से आप शुरू करेंगे मेजरमेंट और सेंटर ऑफ द बॉब पे एंड करेंगे। यहां से लेके यहां तक ये जो लंबाई होगी टोटल, वो आपके पास सिंपल पेंडुलम की लंबाई कहलाएगी। प्रैक्टिकली हम कैसे मेजर करते हैं इसको, कि जहां से हमने फिक्स की होती है स्ट्रिंग को, पहले स्ट्रिंग का की लेंथ आप ले लेंगे, फिर जो बॉब होगा उसका आप डायामीटर लेंगे वर्नियर कैलिपर के जरिए, और डायामीटर का जब आप हाफ लेंगे तो वो उसका रेडियस आ जाएगा। तो जो रेडियस होगा वो इसका सेंटर को शो करेगा, तो रेडियस को और जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मेजर की होगी इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो लेंथ ऑफ पेंडुलम आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये तो प्रैक्टिकली वर्क था, अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। When pendulum is displaced from a mean position O, ये पेंडुलम आपको शो है, इसकी मीन पोजीशन O है। तो स्टूडेंट यहां पे देखें, अब अगर ये यहां पे था जिस टाइम मैंने मोशन स्टार्ट नहीं की, तो तब इसका डाउनवर्ड कोई तो वेट होगा mg, नीचे इसका वेट mg मौजूद था। अब इसको के ऊपर मैंने फोर्स F अप्लाई की है और इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके O से मतलब कि मैं B पॉइंट पे लेके गया। तो इस वक्त जो पेंडुलम ने मीन पोजीशन के साथ एंगल बनाया होगा वो एंगल थीटा होगा। तो स्टूडेंट आपने ये पहले भी देखा है, ये एंगल वैसे कौन सा होगा, ये वही फेज एंगल, जैसे कि आप पहले स्टडी कर चुके हैं, ये वही फेज एंगल थीटा है। इसको यहां से यहां तक जब मैं ले गया तो इसने मीन पोजीशन के साथ यहां पे एक छोटा सा एंगल थीटा बनाया। मैं इसको यहां पे रिलीज कर देता हूं, तो नेक्स्ट लाइन को देखते हैं, एंड रिलीज इट, मैं इसको छोड़ देता हूं पॉइंट बी पे लेके, देन इट ऑसिलेट्स टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन। जब मैं इसको ओ से बी पर लेके गया और इसने एंगल कितना बनाया थीटा, एंड रिलीज, मैंने इसको यहां पे यूं छोड़ दिया, तो ये टू एंड फ्रो करेगा मोशन, मतलब कि ये ऑसिलेट करेगा किसके अबाउट, इस ओ के, ऐसे और ऐसे ऑसिलेट करेगा। अब इस सूरत में जब ये ऑसिलेट करेगा तो वेट तो डाउनवर्ड था, तो वेट अपने दो कंपोनेंट्स बना लेगा। तो वेट के कंपोनेंट्स को सबसे पहले हमें मेजर करना पड़ेगा ताकि हमें पता तो चले कि ये जब एक्सट्रीम पोजीशन बी पे था जहां पे मैंने इसको रिलीज किया, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स किस कंपोनेंट की वजह से, इसके वेट के किस कंपोनेंट की वजह से। वैसे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो तो ड्यू टू वेट ही है, लेकिन वेट के कौन से कंपोनेंट की वजह से है, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। तो हमने सबसे पहले इस चीज को भी देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेट के मैं कंपोनेंट्स ले लेता हूं। वी रिजॉल्व द वेट इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो इसके लिए मैंने वेट को दोनों कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। अब स्टूडेंट हम इसको देखते हैं कि कैसे हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। जब ये O पे था, इसको मैं यूं ले गया, तो इसका ओरिजिनल वेट जब नीचे था
तो सर इसको अपवर्ड जो फोर्स थी वो तो टेंशन टी थी जिसने इसको होल्ड किया हुआ था। अब जब इसको यहां पे ले गया तो टेंशन टी तो ऊपर ही होगी और उसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, टुवर्ड्स फिक्स्ड सपोर्ट। तो अपवर्ड टेंशन टी। अब ये वेट तो हमेशा किसकी तरफ होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, तो ये वेट mg है। लेकिन जब इसको थ्रू एंगल थीटा मैंने ले लिया तब ये mg आपके पास दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाए। अब यहां से जब ये यहां पे पहुंचा तो इसने इधर और इसके दरमियान में एंगल थीटा बनाया। तो आपको स्टूडेंट पता है कि जिस साइड पे अगर आप इसको थोड़ा सा यूं मोड़ कर देखना चाहें तो ये आपके पास दरमियान में यहां पे mg बन रहा है, यहां पे एंगल थीटा है। इसका ये मतलब कि ये वाली जगह आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और ये वाली जगह आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वेट। अब हमें बिल्कुल अगर आप इस तरह से नहीं समझ, ये देख लें, ये वर्टिकल कंपोनेंट बन गया, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो बिल्कुल हमारे पास वाज़ेह हो जाते। अब अगर आप इस दोनों को देखें तो ये वेट का अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos थीटा आएगा और अगर ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो ये mg sin थीटा आएगा। यहां से हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखते हैं कि वो मोशन पे किस तरह से इवॉल्व है। The horizontal component and the force in this case tension, हमारे पास जो फोर्स है इसमें टेंशन है जो किसमें है, स्ट्रिंग में है, और इक्वल दोनों आपस में बराबर होंगे। कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट और टेंशन टी इन द स्ट्रिंग क्या है, दोनों आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। नजर आ रहा है स्टूडेंट, ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड, दोनों आपस में इस तरह से। अगर आप इसको थोड़ा सा ओरिएंटेशन दे दें तो इस तरह से दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स। तो इस सूरत में ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। तो स्टूडेंट हम कैसे लिख सकते हैं, सो दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। mg cos थीटा इज इक्वल टू टेंशन t, इस रिलेशन के बाद जो बात लिखी है इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अपोजिट इन डायरेक्शन है तो अगर इस जगह पे देखें तो दोनों का सम किसके बराबर आया, 0। इसका ये मतलब कि आपके पास ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट को रख रहे हैं क्योंकि दोनों फोर्सेस का सम किसके बराबर है, 0। इसका ये मतलब कि ये मोशन में इवॉल्व नहीं है। Therefore, the horizontal component of weight is not responsible for the motion of simple pendulum। तो हमें इस बात से ये पता चला कि वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो मोशन में स्टूडेंट्स इवॉल्व नहीं है। इस बात से एक और बात भी हमारे जहन में आती है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हॉरिजॉन्टल नहीं है तो वर्टिकल कंपोनेंट मोशन में इवॉल्व होगा। अब हम वेट के वर्टिकल कंपोनेंट को देखते हैं कि वो किस तरह से मोशन पे इफेक्ट होता है। Vertical component. The vertical component of weight is only responsible for the motion of pendulum, which bring back the pendulum towards mean position, so the restoring force is given as। Student, इस बात का मतलब ये है कि क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मोशन में इवॉल्व नहीं था, इसका ये मतलब कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है यही मोशन में इवॉल्व है और यही वर्टिकल कंपोनेंट अब एक्ट करेगा रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे। मतलब ये हुआ कि रिस्टोरिंग फोर्स के लिए जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही ही इसको दोबारा मीन पोजीशन की जानिब लाएगा। जरा अगर फिगर के मुताबिक देखें तो यहां पे जो फोर्स है वही इसको मीन पोजीशन की जानिब लेके आ रही है, ओ की जानिब। ये फोर्स तो इसको ओ की जानिब लेके ही नहीं जा रही। तो हमें फिगर से भी वाज़ेह हो रहा है कि यही कंपोनेंट जो mg sin थीटा है ये किसकी तरफ लेके जा रहा है, फोर्स का कंपोनेंट टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमें मालूम था F इज इक्वल टू माइनस kx।
अब रिस्टोरिंग फोर्स में माइनस रिस्टोरेशन के लिए या टुवर्ड्स मीन पोजीशन, के मोशन किसकी जाने पे, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, के एक्स। अब क्योंकि के एक्स मैग्नीट्यूड था, अब ये के एक्स में मैग्नीट्यूड जो आ गया है वो फोर्स का रिस्टोरेशन के लिए mg sin थीटा है। तो आपके पास mg sin थीटा माइनस के साथ आ जाएगा रिस्टोरेशन के लिए, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, माइनस mg sin थीटा, और इसमें जो नेगेटिव साइन है वो शो करेगा रिस्टोरेशन को। या आप ये भी कह सकते हैं कि मोशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। हम जानते हैं कि अप्लाइड फोर्स बराबर किसके है, F इज इक्वल टू एम ए के। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों फोर्सेस हैं, हम कंपेयर करते हैं तो एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, एम और एम कैंसल, ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। इस इक्वेशन से हमें यह भी बात समझ आ रही है कि सिंपल पेंडुलम की जो एक्सीलरेशन है वो मैस पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए तो हमने एक हैवी मैस तो लिया था लेकिन स्ट्रिंग उसकी वेटलेस ली थी। फ्रॉम फिगर ए के मुताबिक द एंगल इज वेरी स्मॉल। हम क्योंकि पहले से बता चुके हैं कि मैंने इसको O से A तक जब मैं लेकर गया तो मैंने स्मॉल एंगल थीटा पे डिस्प्लेसमेंट की थी, तो एंगल थीटा की वैल्यू बहुत ही कम है स्टूडेंट्स। तो इसका ये मतलब कि साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो आप थीटा साइन थीटा की जगह पे रिप्लेस कर देंगे, तो A इज इक्वल टू माइनस जी इंटू थीटा। लेकिन हम जानते हैं क्योंकि ये मोशन हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन है और इसको रिलेट हम किससे करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ। तो इस सूरत में जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के तहत हम पढ़ चुके थे कि एंगल थीटा बराबर होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस या S ओवर R, S डिवाइडेड बाय R। फिगर के मुताबिक जो आर्क बन रही है, ये देखें स्टूडेंट्स, A से O तक ये आर्क S है, और ये S आर्क क्योंकि इतनी छोटी है कि ये लीनियर डिस्टेंस x के बराबर है, तो हमने इसके बराबर क्या ले लिया, x। तो s किसके बराबर है, x की। r इज द रेडियस। अगर ये देखें तो यहां से यहां तक ये जो आपको कर्व लाइन में नजर आ रही है, तो ये अगर सारे की सारी सर्कुलर मोशन होती, मतलब ये हुआ कि अगर मैं रिलेट कर दूं इसी ऑसिलेशन को सर्कुलर मोशन के साथ, तो इस सूरत में ये रेडियस के एक्ट पे तौर करेगा। तो r किसके बराबर है, l की। थीटा किसके बराबर बनेगा, x ओवर l। पुट करेंगे वैल्यू तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 कैसे आ जाएगी, a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा, थीटा की जगह पे x ओवर l, तो x ओवर l। अब g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यूरिंग मोशन चेंज नहीं होनी, हमारे पास पेंडुलम यही का यही है, तो g भी कांस्टेंट होगी। ड्यूरिंग मोशन आपके पास लेंथ भी चेंज नहीं होनी पेंडुलम की, तो g और l दोनों आपस में कांस्टेंट है, तो g डिवाइडेड बाय l इंटू x हम लिख सकते हैं। g ओवर l कांस्टेंट है, कांस्टेंट को रिप्लेस तो माइनस कांस्टेंट इंटू x, कांस्टेंट किसके बराबर है, g ओवर l के। तो इस सूरत में जब हम कांस्टेंट और इज इक्वल टू को रिप्लेस करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी से, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस x के। तो यहां पे हमें ये बात समझ में आएगी कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x के, इसका ये मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है किसकी, पेंडुलम की। जहां हम ये कहें कि जो पेंडुलम की मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होगी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने से पहले हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को देख लेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एज वी नो दैट, जैसे कि हमने पिछले भी लेक्चर्स में देखा था कि एक्सेलरेशन बराबर थी
a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये आप पहले इक्वेशन को पढ़ चुके हैं। अब ये एक्सेलरेशन इक्वेशन बी हो गई। इक्वेशन ए अभी आपने लिखी थी, जो आपके पास क्या थी, a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कैसे करेंगे कंपेयर? इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। इक्वेशन ए क्या है, माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। माइनस और माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे, एक्स और एक्स कैंसल। अब इसको राइट को लेफ्ट करके एडजस्ट कर दिया है मैंने इक्वेशन को, कि ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी ओवर एल के। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल। स्क्वायर रूट लिया है तो ओमेगा किसके बराबर हो गया, जी ओवर एल होल स्क्वायर रूट। ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सिंपल हार्मोनिक किसकी, सिंपल पेंडुलम की, जो क्या है, वैसे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन स्प्रिंग के लिए आपके पास k ओवर m और यहां पे g ओवर m। सिंपल पेंडुलम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हम देखते हैं टाइम पीरियड इसका क्या होगा। एज वी नो, आप जैसा कि जानते हैं कि टाइम पीरियड बराबर था 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। लास्ट लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। ओमेगा की वैल्यू आपके पास है g ओवर एल होल स्क्वायर रूट, तो आपके पास t बराबर आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा g ओवर एल होल स्क्वायर रूट। अब यहां पे ये डिनोमिनेटर में है, जब नॉमिनेटर में चेंज करेंगे तो l ओवर g होल स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, टाइम पीरियड आ गया सिंपल पेंडुलम का। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का, तो f इज इक्वल टू 1 ओवर t। अब t टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट किया हुआ है 1 ओवर t, तो इक्वेशन आ जाएगी 2 पाई इंटू एल ओवर जी होल स्क्वायर रूट। फिर दोबारा डिनोमिनेटर में है, नॉमिनेटर में जाएगा तो g ओवर l और 1 ओवर 2 पाई वैसे का वैसे। तो इक्वेशन जी आपके पास स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी आ गई सिंपल पेंडुलम की। इन सारी कैलकुलेशन में हमें एक बात समझ में आ गई कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों डिपेंड लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कर रही है सिंपल पेंडुलम की, जबकि ये इंडिपेंडेंट है सस्पेंडेड मैस के। ये जो ब्लू कलर का सस्पेंडेड मैस है। तो बड़ा ही अहम तरीन क्वेश्चन स्टूडेंट ये पेपर में आता रहता है कि सिंपल पेंडुलम क्या मैस पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास एमसीक्यूज भी है ये कि सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड मैस पे डिपेंड नहीं करता। चाहे मैं मैस को 2 टाइम्स या 3 टाइम्स बढ़ाता जाऊं तो उसके ऊपर इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों इफेक्ट नहीं होगी। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो सिंपल पेंडुलम का है, जैसा कि लेक्चर के शुरू में मैं आपको बता चुका हूं कि एक अहम तरीन ये लॉन्ग क्वेश्चन आता रहता है।